हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा आज का, इनमें से पृथ्वी का कौन सा शब्द है। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तद्भव, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जहाँ पर संस्कृत भाषा का शब्द आता है तो वहाँ पर होता है तत्सम शब्द। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से ये मानकर चलिए 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए, संप्रदान में क्या आएगा? के लिए आएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। एक प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में कौन सा काल है? भविष्य, भूत, अनिश्चित या वर्तमान? तो मैं चित्र बना रहा हूं। अब देखिए, मैं चित्र बना रहा हूं यानी प्रेजेंट में मैं चित्र बना रहा हूं, ना कि मैं चित्र बना चुका हूं। तो प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न है कि आलू किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, चीनी, अरबी या अंग्रेजी? आलू किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आलू जो है ना, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, देखिए पुर्तगाली के अंतर्गत जैसे कि आल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, पिस्तौल, मेज, साया, पारदी, परात और इस्पात, ये सभी शब्द जो है ना, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, शास्य षटकोण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दांत, मूर्धा, तालु या कंठ? शाह जो है ना, ये मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सभी बच्चे सुनेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दंत की, या दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। जैसे कि ता हुआ, ता, था, दा, धा और ना, ये हो गए आपके दांत से बोले जाने वाले वर्ण। मूर्धा की अगर मैं बात करूं तो मूर्धा से बोले जाते हैं जैसे कि टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ला हो गया, रा और शा षटकोण, ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तालु की अगर मैं बात करूं तो तालु से च, छ, ज, झ और इया, ये हो गया तालु से। कंठ की बात करूं तो कंठ से क, ख, ग, घ, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। कौन सा गूलर का फूल होना? गूलर का फूल होना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो इसका मुहावरा होता है दुर्लभ वस्तु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्राचीन का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आधुनिक, स्थिर, नया या बेहतर? तो प्राचीन का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन का विपरीत अर्थक शब्द होता है आधुनिक। इसे आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक को मैं फिर से दोहराता हूं। जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर, उद, हर, जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है अव्ययभाव समास। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको शुरुआत का शब्द देखना है। जैसे कि यथा दिया, देखिए यथा दिया है, यथा सत्य हुआ, यथोचित हुआ, अनुप्रति हुआ, प्रतिदिन हुआ, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। एक शब्द के कई शब्द हो सकते हैं। जैसे कि इसमें यथा सत्य दिया है तो यथोचित भी हो सकता है। आपको शुरुआत का शब्द देखना है, शुरुआत के शब्द को देखकर आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस कि ध्वन्यात्मक शब्द कौन सा शब्द है? संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण? तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 10वां प्रश्न है, हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु या बादल? हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है? देखिए, हेरम्ब जो है ना, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अब जैसे कि सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, विनायक, लंबोदर, गौरीनंदन, गणपति, गजानन, एकदंत, महाकाय, मोदक दाता, पार्वती नंदन, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, वक्रतुंड, सिद्धिविनायक, मंगलमूर्ति, ईशान पुत्र, शंकर सुमन, ये सभी शब्द जो है ना, ये गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधार या तत्पुरुष? जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अव्ययभाव समास। इसकी ट्रिक पहचानने को मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिस समास के पदों में विग्रह नहीं हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? तो वो कहलाता है अव्ययभाव समास। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण स्वर, यण संधि या वृद्धि संधि? जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप इसकी सूर्योदय की संधि कर लीजिए। सूर्योदय की संधि क्या होती है? सूर्य, धन, उदय। इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना? ओ बन गया। और नियम के अनुसार ओ किस में आता है? गुण स्वर संधि में। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क, किताब, नाक या दही? तो देखिए, यहां पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा दही। दही जो है ना, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 14वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहां, इधर, उधर। तो यहां पर आपको अविकारी शब्द की पहचान करनी है। यह पूछा जा रहा है कि अविकारी शब्द नहीं है। सरल शब्दों में समझ लीजिए, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब, कब, क्यों, पर, अधिक, कम, यहाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र। क्या? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला ना जा सके वो अविकारी शब्द कहलाते। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? तो हाथी जो है ना, ये अविकारी शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, 15वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो 10 जो है ना, 10 ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
16वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी या भारत? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखिए भारत जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा 17वां, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी या भारत? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो औरत जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए औरत जो है ना, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 18वां प्रश्न है गाइस कि किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? अ, बड़ा अ, या फिर ओ? किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? छोटा आ जो है ना, ये स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मगही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसका मुहावरा क्या होगा? थोड़े दिन का सुख, इसे कहेंगे थोड़े दिन का सुख। जैसे कि पैसा आपके पास आया, आप अमीर हो गए, अचानक से आपके पास से पैसा चला गया, आप गरीब हो गए, यानी से आप क्या कहेंगे? थोड़े दिन का सुख। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या फिर द्विगु समास? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको ट्रिक याद हो, जस्ट अभी मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। तो उस ट्रिक के हिसाब से इसमें आपका जाएगा अव्ययभाव समास के साथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास? ऐसे प्रश्न को भी तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया। देखिए मुंह अलग है, तोड़ अलग है, दोनों को अलग कर दिया गया, नया शब्द क्या बना? दोनों को जोड़ दिया गया, तो नया शब्द क्या बना? मुंह तोड़। या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं, मुंह को तोड़, यानी कर्ता ने कर्म को, ऐसे भी पहचान सकते हैं और वैसे भी पहचान सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास? तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर जब भी बीच में योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। तो पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 24वां प्रश्न हमारा दार्जियू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही, अमरकांत? दार्जियू कहानी ये किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों दार्जियू कहानी जो है ना, ये शेखर जोशी की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 25वां प्रश्न हमारा जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत? जूही की कली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जूही की कली जो है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 26वां प्रश्न है ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है? फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन शाह, राम वृक्ष बेनीपुरी? ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोतार्ज है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैलांचल, परिति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया? कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो देहाती दुनिया जो है ना, ये रेणु की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 28वां प्रश्न है गाइस, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्त या छंद? केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा था? काव्य की आत्मा कहा था केशव दास ने किस तत्व को कहा था? अलंकार को कहा था।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रवज्या। तो प्रवज्या की शुद्ध वर्तनी भी कह सकते हैं, शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। तो प्रवज्या कैसे लिखा जाता है? देखिए, प्रवज्या को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा है। इसको लिखने का तरीका ये रहा। तो राइट आंसर की बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या इच्छावाचक? तुम खाओ, तो तुम खाओ यानी आप आज्ञा दे रहे हो किसी को कि तुम खाओ, या बोल रहे कि तुम खाओ, खाना खाओ, मिठाई खाओ या कुछ और खाओ, तो आप उसे आज्ञा दे रहे हो, तो इसमें हो जाएगा आज्ञावाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जिन प्रश्नों में ट्रिक का प्रयोग होता है वो प्रश्न मैं आपको बिना कहे करवा देता हूं। जिसमें ट्रिक का प्रयोग ही नहीं है तो मैं आपको वो क्वेश्चन कैसे कराऊं। अगला प्रश्न है गाइस कि यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास या ये सभी? यम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यम का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है, कीनास भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील या निरर्थक? प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अप्रगतिशील। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 33वां प्रश्न हमारा है, परस का तत्सम शब्द क्या होगा? सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। परस का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। तो परस का जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो परस का संस्कृत में कन्वर्ट करने पर इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? स्पर्श होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 34वां प्रश्न हमारा, अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? अन, अनु, प्रति, अति या अप? अनन्य में, अनन्य स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। तो स्टार्टिंग का शब्द क्या होगा? अन्न होगा, अन्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, निर्भय। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। निर्भय का संधि विच्छेद होता है निधन भय। क्या होता है? निधन भय। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए निर्भय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो निर्भय में हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? कर्मधार होगा, द्वंद्व होगा, बहुप्रिय होगा या अव्ययभाव? पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु। तो विष्णु को भगवान की संज्ञा दी गई है, इसलिए यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, यानी कि रावण। तो रावण जो है ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, यानी कि मेघनाथ, ये भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। दशानन, ये तो मैंने आपको बता दिया है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, भगवान शिव, शिव की उपाधि दी गई है इन्हें, भगवान की उपाधि दी गई है, इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में कौन सा अव्ययभाव समास है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म या ये सभी? अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, श्रो हुआ जैसे कि यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर। तो सारी ट्रिक आपको ध्यान रखनी। तो ये सभी आप इस पर टिक कर सकते हैं। प्रति में भी है, आ में भी है, श्रा में भी है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, सभी में अव्ययभाव समास हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित, दत्तचित्ता, ध्यानमग्न, एकनिष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका अर्थ होता है दत्तचित। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। राग दरबारी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, यशपाल अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखिएगा।
40वां प्रश्न 99 के फेर में पढ़ना, इसका क्या अर्थ होता है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। मुहावरा भी कह सकते हैं। तो 99 के फेर में पढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? धन संग्रह की चिंता में पड़ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। अगला प्रश्न है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुप्रेष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? गौरी शंकर, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो आपका द्वंद्व समास होता है। अब जैसे कि गौरी शंकर है जैसे कि, तो गौरी शंकर के बीच में आपको योजक चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यह द्वंद्व समास ही होगा। तो ये सब आप याद कर लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि गौरी शंकर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाए, तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है चतुरानन में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास, बहुप्रेष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? चतुरानन, इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। चार हैं आनंद जिसके, यानी कि ब्रह्मा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर आपका होता है बहुप्रेय समास। तो ब्रह्मा को जो है ना भगवान की उपाधि दी गई है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है गाइस कि निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, वनिता, तीय, शकुंत। तो इनमें से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शकुंत जो है ना गाइस, ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शकुंत जो है ना, ये एक पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, ना कि स्त्री का। वामा हुआ, वनिता हुआ, ती हुआ, ये तीनों जो है ना, ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शकुंत जो है ये पक्षी का होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष या वात्सल्य? निम्नलिखित में से किसका स्थायी भाव है? तो वात्सल्य, ये इसका स्थायी भाव हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इसे आप कह सकते हैं जैसे कि वात्सल रस का अगर आपसे स्थायी भाव पूछा भी जाए, तो वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। ठीक है, तो ये वात्सल रस का स्थायी भाव होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28 या 16? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 24 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक या बैरवे? निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रूपक जो है ना, ये एक छंद का उदाहरण नहीं है, क्योंकि रूपक जो है ये एक अलंकार है, ना कि छंद। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, किस एक के संयोग से रस निष्पस्त की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, अलंकार? किस एक के संयोग से रस निष्पस्त की चर्चा नहीं मिलती है? अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 48वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकतृति क्या होगी? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नंदना पीछे पगा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकतृति क्या होगी? मुंह में राम बगल में छुरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 49वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास, वक्रोक्ति? कौन शब्दालंकार है? तो देखिए, वक्रोक्ति जो है ना, ये एक शब्दालंकार है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अर्थालंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, स्वभक्ति या यमक? निम्न में कौन अर्थालंकार है? देखिए, स्वभक्ति जो है ना, ये एक अर्थालंकार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोग जीके के भी देख लीजिए।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। प्रश्न है कि शालीमार बाग और निशांत बाग ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में या लद्दाख में? अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। शालीमार बाग और निशांत बाग जो है ना, ये श्रीनगर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे या मानते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? शिशिर कुमार घोष को बाल गंगाधर तिलक जो है ना, वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बर्खास्त करना जो है ना गाइस, ये संसद से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, चंद्रमा का पृथ्वी पर। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर, सूर्य और चंद्रमा का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल का मैदान, गंगा के मैदान। भारत के दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेल। तो खजुराहो का कंदारिया महादेव का जो मंदिर है ना, ये चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? कर्म का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों कर्म का सिद्धांत जो है ना, ये मीमांसा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। लिंग पूजा का पहला मिलता है भागवत पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में या अग्नि पुराण। तो ये भी कह सकते हैं कि लिंग पूजा का पहला पुराण किस में मिलता है? तो लिंग पूजा का जो पहला पुराण जो है ना, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, 61वां क्वेश्चन हमारा, झूम है एक स्पष्ट प्रमाण कहाँ से? लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति, कृषि का एक तरीका। झूम है एक स्पष्ट प्रमाण कहाँ से? कृषि का एक तरीका। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी, गुजराती। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है ना, ये है कोंकणी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 63वां क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो मेरे प्यारे बच्चों खरीफ की जो फसल है ना, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसलों की कटाई सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है, ठीक है। और इस मौसम में उगाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं वो हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ठीक है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, अनाज, अलसी, सरसों और मटर, ये आपको ध्यान रखना है। और रबी की फसलों को सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून तक काटा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जायद की बात करूँ, जायद एक छोटा मौसम है, रबी और खरीफ के मौसम के बीच में ये आता है। ककड़ी और तरबूज का उत्पादन जायद के दौरान होती हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या ओडिशा में? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना गाइस, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सिख गुरु ने सिख धर्म का नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की। गुरु गोविंद सिंह ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, सिक्कों की लिपि है शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो सिक्कों की लिपि कैसी है? तो सिक्कों की लिपि जो है ना, ये है गुरुमुखी लिपि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? एक चित्र, गायिका, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। मोनालिसा ये क्या है? तो प्यारे बच्चों, मोनालिसा जो है ना, ये एक चित्र है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी की डलिया कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश, सवाना घास प्रदेश। कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट रोटी की डलिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीतोष्ण घास प्रदेश को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टॉस, टैल्क, स्टीयरटाइट। अग्निशमक वस्त्र जो है ना, ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टॉस से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अमिंद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, अमर्ता शेरगिल ने। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अमिंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय नगर मसूरी ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? पर्वतीय नगर मसूरी जो है ना गाइस, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1949 ईस्वी या 1950 ईस्वी? भारत का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1949 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है।
भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्ति कांता दास। और अब ये इस्तीफा देने वाले हैं और इनकी जगह पर संजय मेहरोत्रा जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। फिलहाल अभी तो फिलहाल शक्ति कांता दास हैं, लेकिन आने वाले दिनों में संजय मेहरोत्रा जो है ना ये आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओस्मान ए स्मिथ। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, यौगिक ज्वालामुखी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा यौगिक ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, अशोक का मानसहरा तथा शाहबाजी गढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, अरमाइक लिपि, देवनागरी लिपि। अशोक का मानसहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख जो है ना ये खरोष्ट लिपि में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग या चीनी उद्योग में? तो भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चारवड़ शैली या जयपुर शैली? तो बनी ठनी जो है ना ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? कावेरी बेसिन, कच्छ बेसिन, असोम क्षेत्र, मुंबई अपतट क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है ना यह है मुंबई अपतट क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, लेसर हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है ना गाइस ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों सोपान कृषि जो है ना ये पहाड़ों के ढलान पर पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। बी एस चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है। सी अभिकेंद्र बल के समान होता है। डी एस सैटेलाइट की विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। अभिकेंद्र बल के समान होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है ना ये घट जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी तारा, ब्लैक होल। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है ना गाइस ये एक विस्फोटी तारा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या कनाडा?
तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुल ने उत्तरापद स्वयं कहा? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, धर्मपाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, वर्णकिलवक, क्लोरोफिल या वांत्रंद? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकिलवक के कारण गिरगिट जो है ना वो रंग बदलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? अबट्टू अतिक्रिया, हाइपर थायराइडिज्म, घेंघा, मिजेट या मधुमेह? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित कथनों में से 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी? 1 अप्रैल से 15 मई 2010 तक, 1 मई से 15 जून 2010 तक, 26 अप्रैल से 10 जून 2010 तक, 16 मई से 30 जून 2010 तक। उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया जो है ना 16 मई से 30 जून 2010 तक होनी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कोड से सहायता से सही उत्तर चुनिए। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पहला खीरी, लखीमपुर खीरी, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बहराइच, खीरी, बलरामपुर या सोनभद्र? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है ना यह है सोनभद्र। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या फिर बिजनौर? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सोनभद्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गाइस, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद? कौन अनुषंगी नगर है? गाजियाबाद जो है ना गाइस ये एक अनुषंगी नगर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा गाइस, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी? कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग द्वारा नहीं जुड़ा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, इलाहाबाद या श्रावस्ती? कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? इलाहाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? चित्रकूट, जौनपुर, संत रविदास नगर या सोनभद्र? कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? सोनभद्र इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कथन दिए गए हैं ए और वी, नीचे देखिए कुछ कारण भी दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर चूज करना था कि कौन सा आंसर सही होगा।
ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।